हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 का जो सेमेस्टर 2 है उसका जो थर्ड यूनिट है इकोलॉजी, उसका आज लेक्चर नंबर 6 लेने वाले हैं। जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, वो भी डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। मतलब क्या है बेसिकली, ये देखो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि देखो बेसिकली हमारा जो इन्वायरमेंट है वो दिन प्रतिदिन देखोगे तो ख़राब होते जा रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर देखोगे जैसे हम लोग इंडस्ट्रीज़ बनाते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज चालू होते जा रही है, ठीक है। बट उसकी वजह से देखोगे तो हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि इन्वायरमेंट की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं बेसिकली ये अवेयर होने के बारे में, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमें पता हो कि कौन सी चीज़ों के वजह से हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसके लिए बेसिकली हमें इन्वायरमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके इंपॉर्टेंस के बारे में आज के वीडियो के अंदर बताया जा रहा है कि क्यों हमें इसकी स्टडी करनी चाहिए इन्वायरमेंट की, ठीक है। ताकि हमें पता चल सके कि डेवलपमेंट के नाम पर हम लोग जितना अपनी प्रगति करते जा रहे हैं उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो कौन से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। सो आज का ये हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, ठीक है। बेसिकली इन्वायरमेंट की स्टडी क्यों करनी चाहिए उसके बारे में समझेंगे, वो भी डेवलपमेंट कंटेक्स्ट के ऊपर, कि जैसे जैसे हम अपनी प्रगति करते जा रहे हैं और उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हम क्रिएट करें अपने समाज के अंदर, अपने अर्थ के अंदर, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है हर एक को समझते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंस है वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मतलब क्या, देखो बेसिकली अगर आप इंडिया में देखोगे तो जो इंडस्ट्रीज़ है, जो कंपनीज है, वो लगातार अब धीरे धीरे डेवलप होना चालू हो चुकी है, ठीक है। काफ़ी सारे जो पहले जो गांव एरिया थे वो भी अब अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे पहले यूपी था, यूपी में देखोगे तो पहले अगर देखोगे मतलब अगर आप 10 साल पहले जाते हो तो उतना ज़्यादा वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, उतनी कंपनीज वहाँ पर नहीं थी। बट अब देखोगे वहाँ पर तो थोड़ा बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पर भी अब चालू हो रही है, ठीक है। रोड्स बन रहे हैं, देखो कहीं पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना रहता है तो मेन चीज़ यही रहती है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है वो डेवलप कर दो, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि आपका कोई एरिया, ठीक है, वो झोपड़पट्टी एरिया है, तो वहाँ पर कोई भी कंपनी जो है वो नहीं चाहेगी कि हम यहाँ पर बेसिकली अपनी कंपनी खोलें, ठीक है। बट वहीं पर अगर मान लो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाएंगे, वहाँ पर अच्छी खासी बड़ी बड़ी रोड्स बन जाएंगी, तब कोई भी कंपनी जो है वहाँ पर अपना बिजनेस चालू करना चाहिए, ठीक है। तो यूपी ने भी यही किया बेसिकली कि उन्होंने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी अच्छे से डेवलप किया, जिसके वजह से अब काफ़ी सारी कंपनीज जो है वहाँ पर अब आ रही है यूपी के अंदर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखोगे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हो रही है, बट इसके वजह से देखो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा, तो वो हमें पता चलेगा इन्वायरमेंट की अगर हम स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताइए, पॉइंट्स पढ़ते हैं आपको अच्छे से समझ आएगा, और यही पॉइंट्स को आपको बेसिकली एग्जाम में भी लिखना है। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया हुआ है कि देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द इंडस्ट्री सिंस 19th सेंचुरी। इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिलीज केमिकल्स विच राइज इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर एंड डिग्रेड द ओजोन, acid rain, smoke and poor air quality have been the result of air pollution. Industrial activity have resulted in depletion of natural resources. मतलब क्या बेसिकली देखो यहाँ पर बोला गया है कि देखो अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो 19th सेंचुरी जो है वहाँ से शुरू हुई थी, और वहाँ से अभी के टाइम पे देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ ना तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो सबसे पहले इंग्लैंड में आया था, जो आपने ऊपर आज करके गया था ना, अंग्रेज जो थे बेसिकली, जो यूके जो था, ठीक है। तो जो यूके ना वहाँ पर सबसे पहले 16th सेंचुरी में, 16 की 17th सेंचुरी में, उसी के अराउंड में वहाँ पर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब क्या कि अब धीरे धीरे जो देश है वो दूसरे देशों के साथ इकोनॉमिकली ट्रेडिंग करना चालू कर रहा था, मतलब अपना सामान वो दूसरे देशों को बेच रहा था, वहाँ से दूसरे सामान खरीद रहा था, ठीक है। तो इंडिया के अंदर देखोगे तो उस टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, ठीक है। ऐसे तो राजा महाराजा जो रहते थे, मतलब जो किंग रहते थे बड़े बड़े, उन लोग अपने लिए कोई सामान मंगवाना रहता था विदेश से तो वो मंगवा लेते थे। भैया मान लो किसी राजा को कोई मतलब रोल्स रॉयस पसंद आ गई तो मंगवा लिया, ठीक है। बट जो नॉर्मल पीपल रहते थे, मतलब कोई भी देश है तो उस देश का जो नॉर्मल पीपल रहते थे उनके लिए कोई भी सामान जो है वो बाहर देश से आता नहीं था, ठीक है। मतलब नॉर्मली देखो तो सारी चीज़ें अपने देश के ही जो जनता लोग रहते थे वो खाते थे, ठीक है। बाहर से एक्सपोर्ट होकर कुछ नहीं आता था, ठीक है। अभी के टाइम पे देखो ऑयल आता है, तेल आता है, तो पहले ऐसा कुछ नहीं आता था, ठीक है, जब 16th सेंचुरी से पहले अगर देखोगे, ठीक है। तो जो यूके था हमारा, बेसिकली जो लंदन है आप कह सकते हो, बेसिकली जो हमारा यूनाइटेड किंगडम जो है
तो जो यूके था वहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले 16th सेंचुरी में जो है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। ठीक है, क्यों आया था? तो बेसिकली उसके पीछे रीज़न था कि उस टाइम पर देखोगे तो 16th सेंचुरी से पहले अगर आप देखते हो तो उस टाइम पर आयरन जो था, लोहा, ठीक है, वो उतना ज़्यादा आयरन, निकल, वो सारी चीज़ें जो थी धातु, वो उतनी ज़्यादा अभी खोज नहीं हुई थी, उतना मिला नहीं था। ठीक है, बट 16th सेंचुरी में उसकी खोज हो गई थी लोहे की। ठीक है, जिसके वजह से अब धीरे धीरे लोहे के जो कुल्हाड़ियाँ रहती ना वो बनने लगे थे। और जब कुल्हाड़ी बनने लग गई तो जो लोग थे वहाँ कर उन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। ठीक है, और जंगलों को काटने की वजह से वहाँ पर अब खेती करना चालू कर दिया। ठीक है, मतलब अपना फार्मिंग बढ़ा दिया उन्होंने। और 16th सेंचुरी के एंड तक में भी वहाँ पर बोल सकते हो आप एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आ गया था। एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था यूके के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर वहाँ पर बढ़ गया था, जिसकी वजह से उनके पास इतना अनाज हो गया था कि वो खुद उतना खा नहीं सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते, इसको दूसरों को बेच देते। जैसे अगर मान लो आपके पापा ने आपके घर पे ढेर सारा कोई मिठाई लेके आ गया, ठीक है, तो आपकी मम्मी क्या करती है कि उतना बहुत ज़्यादा, अगर मान लो आपके पास मिठाई आ जाता है, मान लो शादी रहती है तो शादी में कैसे बहुत ज़्यादा मिठाई आ जाता है, तो मम्मी क्या करती है, दूसरों में भी बांट देती है। ठीक है, तो ऐसे ही उसने भी सोचा एक काम करते, इतना सारा तो हम लोग खा नहीं पाएंगे, एक काम करते ये जो बहुत ज़्यादा हमने एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट बनाए हैं, मतलब जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, जितनी भी चीज़ थी, अनाज वनाज, तो उन्होंने सोचा एक काम करते दूसरों देशों को बेच देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़ हुई कि जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया उसकी वजह से अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया। अलग अलग फार्मर्स थे, जो बड़ी बड़ी वहाँ पर जो अमीर लोग थे, उन्होंने अपने जितने भी मतलब खेती बाड़ी से जितनी भी चीज़ें निकल रही थी वो विदेशों में बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, जो देश के पास उतनी ज़्यादा मतलब फार्मिंग की चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो वहाँ से बेसिकली कह सकते हो आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 16th सेंचुरी के बाद से। ठीक है, पहले यूके में आया, उसके बाद बाकी देशों ने भी फिर चालू कर दिया कि भैया हम भी बेचेंगे, हम भी पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। और अगर बेसिकली और देखोगे तो वहाँ पर उस टाइम पर लगभग उसी के आसपास में स्टीम इंजन भी डेवलप हो चुका था, वहाँ पर बन गया था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट भी ईजी हो चुका था। वहाँ पर अब लोहे की जो बोट रहती है, पहले लकड़ी की बोट रहती थी ना, शिप रहती थी, तो अब लोहे की बोट बनने लगी थी क्योंकि लोहा तो मिल चुका था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आराम का काम हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग आराम से एक देश से दूसरे देश में अपना सामान बेच पा रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम पे देखोगे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था यूके में। और अगर बेसिकली इंडिया में देखोगे तो जब इंडिया में जो अंग्रेज थे उन लोग आ गए, कॉलोनियलिज्म जब चालू हुआ इंडिया के अंदर, मतलब जब अंग्रेज लोग राज करने के लिए आ गए, तो उन्होंने इंडिया से भी फिर व्यापार करना चालू कर दिया। इंडिया से मसाले लोग लेके जाते थे सस्ते दामों में और दूसरे जगहों पर बेच देते थे उन लोग। ठीक है, मतलब इंडिया में बहुत कम रेट में लेके जाते थे, मान लो 1-2 रुपये में लेके गए और दूसरे जगह में जाकर 50 रुपये 100 रुपये में बेच देते थे। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से 19th सेंचुरी में, बेसिकली 19th सेंचुरी मतलब 1800 से ऊपर आ गए। ठीक है, 1801, 1850 ऐसे इसके लगभग में। ठीक है, तो बेसिकली 19th सेंचुरी से देखोगे तो इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडिया ने जो है वो बाहर देशों से अब सामान मंगवाना चालू कर दिया और बेसिकली इंडिया से भी अब सामान बाहर जाने लगा। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे उस टाइम पर तो इंडिया के अंदर जो था बेसिकली उस टाइम पर लगभग देखोगे तो इंडिया में कॉटन काफ़ी ज़्यादा बनता था, जो नहीं एक कॉटन का मतलब आता है, बेसिकली उसकी की जाती है, खेती की जाती है कॉटन की, तो वो काफ़ी ज़्यादा बनता था। तो अंग्रेज क्या करते थे, इंडिया से वो कॉटन खरीदते थे सस्ते दामों पे। और क्योंकि देखो अंग्रेज लोग जो थे उनके पास काफ़ी अच्छी मशीन बन चुकी थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था उन लोग का, तो उनके पास भारी भारी मशीन रहती थी, उन लोग फटाफट से कोई भी कपड़ा बुन लेते थे वो उसकी मदद से, वो जो कॉटन रहता था। और इंडिया में अभी वो चरखा चलता था, ठीक है, रस्सी, वो चरखा जो गांधी जी के पास आपने देखा होगा ना, ऐसे घुमाते तो कपड़ा बनता है, तो वो चलता था इंदर, जिसकी वजह से वो काफ़ी महंगा पड़ता था लोगों को। ठीक है, वो कपड़ा कि भैया एक आदमी लिए 1 महीने से लपेट रहा है तब जाकर एक शर्ट बनती थी। और वहाँ पर देखोगे तो जो यूके वाले थे वो 1-2 दिन में ही बना दे रहे थे, सस्ता पड़ रहा था। ठीक है, तो यूके वाले करते क्या थे, इंडिया से कॉटन खरीद के लेकर जाते थे एकदम सस्ते दाम पर और फिर उसी से कपड़ा बनाकर इंडिया को ही वापस बेच देते थे। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से करते थे। तो अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है 19th सेंचुरी से इंडिया में आ गया था और उसके बाद से देखोगे तो लगातार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ते गया, लोग व्यापार करते गए दूसरे विदेश देश के साथ में। ठीक है, और कंपनीज बढ़ती गई। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इसके वजह से हुआ क्या, काफ़ी सारे कारखाने खुले, काफ़ी सारी कंपनियां खुली जो कि धारा मतलब अंधाधुंध सामान बनाते जा रहे थे, लकड़ियाँ काट रही थी, आग जला रही थी, जितना मतलब जो चाहिए वो बना रहे थे। ठीक है, अगर मान लो आपकी कोई कंपनी है जहाँ पर मतलब फ्यूल की ज़रूरत है, आग वाग, क्योंकि नॉर्मली हर एक जगह कोई भी फैक्ट्री रहेगी वहाँ पर एनर्जी की तो ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो हर जगह देखो फ्यूल जला रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, नॉर्मली ज़्यादातर जो कोल रहता था, कोयला रहता था या फिर जो फ्यूल रहता था उसी को इस्तेमाल करते थे, लकड़ी को ही, तो वो सारी चीज़ें जला रहे थे, दबा दबा कर सारी चीज़ें ख़त्म करते जा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे गैसेस निकल रहे थे आसमान में, केमिकल्स हो रहे थे, जिसकी वजह से कह सकते हो प्रदूषण चालू हो गया था। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे तो ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ
होगा, इसकी वजह से कुछ तो फ़ायदा हुआ, थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, ये नहीं बोल सकते फ़ायदा नहीं हुआ, बट इसके वजह से इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो गया। जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर मैंने आपको बताया था, देखो जो हमारी धरती होती है, धरती मान लो ये धरती है हमारी, तो धरती के सबसे ऊपर होता है बेसिकली हमारा टोपोस्फीयर, ठीक है। उसके ऊपर होता है हमारा ये ओजोन लेयर, जो कि बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर का हिस्सा होता है, ठीक है। 5 लेयर होती है, तो जो सेकंड लेयर होता है हमारा उसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली गैसेस होती है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पूरी मिक्स हो गई, ठीक है, पूरा प्रदूषण फैला दिया हर जगह, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैल गया, जिसकी वजह से एसिड रेन भी आता है। एसिड रेन क्या होता है तो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। बेसिकली एसिड रेन किस तरीके से नॉर्मली देखो एसिड रेन आता कैसे है वो अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों नहीं, काफ़ी सारी क्लाइमेट चेंज हो गया, काफ़ी ज़्यादा देखोगे तो मतलब एयर क्वालिटी भी ख़राब हो गई, सांस लेने में लोगों को प्रॉब्लम आने लगी। जो पहले शुद्ध हवा थी अब मतलब ये दूषित हवा हो चुकी थी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, जिसकी वजह से देखोगे तो हमारे एक तो नेचुरल रिसोर्सेज भी खत्म होते जा रहे थे। हम लोग लकड़ी कोयला जो मिलते जा रहे थे जलाते जा रहे थे, फैक्ट्री से धुआं निकालते जा रहे थे, ठीक है। तो देखो तो बेसिकली यहाँ पर बताने का मतलब यही है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हमने कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है कि द इन्वायरमेंटल स्टडीज विल हेल्प टू अस टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रेशनली एंड द नीड टू फाइंड आउट द सब्स्टिट्यूट फॉर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर आप इन्वायरमेंट की स्टडी करते हो, इन्वायरमेंटल स्टडी अगर आप करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि हमें कौन से रिसोर्सेज को कितना इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा अगर आप अब जैसा आपने पढ़ लिया कि हाँ भैया कोयला जला रहे, हम लोग लकड़ी जला रहे, जिसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर आप नहीं पढ़े रहे तो आप मान लो अनपढ़ गंवार हो, आपको कुछ नहीं पता है, तो आप जैसे घर में गाँव में देख लो, गाँव में जो औरतें होती है नॉर्मली अभी के टाइम में तो थोड़ा बहुत LPG गैस इस्तेमाल करती है, बट काफ़ी सारे घरों में अभी भी होता है कि वहाँ पर जो लकड़ी रहता है उस लकड़ी का चूल्हा रहता है, ठीक है, जहाँ पर लकड़ी जला कर खाना बनाया जाता है, ठीक है। उसके वजह से औरतों को कैंसर तक हो सकता है, बट क्योंकि उन्हें पता नहीं है, उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जिसकी वजह से वो फिर भी जला रहे रहते हैं लकड़ियों को, ठीक है। बेसिकली देखोगे तो अगर आपको इन्वायरमेंट की स्टडी होगी, आपने पढ़ा लिखा होगा, तो आपको ये समझेगा हाँ भाई लकड़ी नहीं जलाना चाहिए, एक तो प्रदूषण फैलेगा, ऊपर से हमारी हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, ठीक है। और हमें कम से कम जलाना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ती भी है, मान लो हाथ तापना है मेरे को, गर्मी ठंडी लग रही है, तो थोड़ा हम कर सकते हैं, ज़्यादा हमें मतलब रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मान लो आपको यहाँ से अपने 1-2 किलोमीटर दूरी आपका मान लो स्कूल है, कॉलेज है, या फिर आधा किलोमीटर ही दूर आपका कॉलेज है, ठीक है, और आप बाइक से जा रहे हो, तो उसके वजह से भी आप फ्यूल को इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं करोगे, बेसिकली करोगे फिर भी, बट आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर आप इन्वायरमेंट की स्टडी करते हो तो आप रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करोगे, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फ्यूल हो गया, डीजल पेट्रोल, ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे और साथ ही में इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश भी करोगे, ठीक है। तो इसलिए हमें इन्वायरमेंट की स्टडी करनी चाहिए। तो ये पहला है बेसिकली डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट था कि देखो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, और अगर हमने इन्वायरमेंट की स्टडी की होती तो हम ये सारी चीज़ें अभी नहीं करते हैं, ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलता, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया, सेकंड है अर्बनाइजेशन, ठीक है। मतलब क्या कि देखो अर्बनाइजेशन जो होता है, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कोई गांव जो होता है वो शहर बनने लग जाता है, तो उसको उस प्रोसेस को अर्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब शहर बसने लग जाता है, ठीक है, तो उसको अर्बनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन की वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। देखो यहाँ पर बताया गया है कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो माइग्रेट करके आते हैं अर्बन एरिया में, ठीक है, मतलब गांव से आ जाते हैं, मतलब गांव में मान लो उनको काम धंधा नहीं मिलता है रूरल एरिया में, तो उन लोग रूरल एरिया से माइग्रेट करके अर्बन एरिया में आ जाते हैं काम की तलाश में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सके, ओके। अब देखो अर्बनाइजेशन की वजह से होता क्या है, क्योंकि देखो बात अर्बनाइजेशन जो शहरी इलाका होता है, अब जैसे आप मान लो आप शहर में हो, तो नॉर्मली देखोगे तो शहर के अंदर हर 5 में से 2 लोगों के पास जो है बाइक रहती है, बाइक नहीं तो स्कूटर जो भी रहती है कुछ ना कुछ, ठीक है, मतलब साधन रहता है घूमने फिरने का, ठीक है। हर 5 में से 2 लोगों के पास, हो सकता है 3 लोगों के पास ना ही हो, ठीक है। तो देखोगे तो नॉर्मली ज़्यादातर लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ियाँ रहती है, जिसके वजह से प्रदूषण फैलता है, ठीक है। सब अपने अपनी बाइक से जाते हैं, तो बच्चे जो 11वीं 12वीं के रहते हैं उन लोग बाइक से जाते हैं कॉलेज, ठीक है, साइकिल से जाना या फिर पैदल जाना चाहिए, तो नहीं उन लोग बाइक से जाते हैं, भैया पैसा ज़्यादा है, ठीक है। तो देखोगे तो शहर में जो है लोग जो रहते हैं ज़्यादा बाइक इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है गाड़ी वाड़ी, ठीक है, जो भी गाड़ियाँ होती है वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके से प्रदूषण काफ़ी फैलता है, ठीक है। साथ ही में ये भी देखोगे कि जो स्लम एरिया होते हैं वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे आपको ये झोपड़पट्टी एरिया दिख रहा है, मे भी यहाँ पर आप कभी फील किए होंगे, आपने देखा होगा, या फिर कुछ लोग तो रहते भी होंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो ये जो स्लम एरिया होता है यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहती है, देखो स्लम एरिया में ये प्रॉब्लम होता है, पहली बात तो देखो यहाँ पर सैनिटाइजेशन नहीं हो पाता है ढंग से, यहाँ पे जो लोग रहते हैं एक तो गरीबी काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से आप कई घर में आप अगर आप मान लो ऐसे एरिया में कहीं पे रहते होंगे, नॉर्मली ज़्यादातर लोग ऐसे ही एरिया में रहते होंगे, ठीक है, काफ़ी कम लोग होंगे जो यहाँ पे रहते होंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं
तो पहली बात देखो, अगर मान लो आपके गली में मान लो गटर है, तो गटर जल्दी साफ़ होता नहीं है, ठीक है। महीने में 1-2 बार आते हैं गटर साफ़ करने, पूरा गंदा गंदा सब कुछ रहता है, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है कि जब हमारे घर का कचरा जो रहता है, हम इधर ही किधर मान लो कोई कोना रहेगा जहाँ पर ज़्यादातर लोग कचरा फेंक रहे हैं, तो हम भी जाकर उधर ही कचरा फेंक दे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कीड़े मकोड़े उधर ही रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ भी फैलती है, ठीक है। काफ़ी सारे हो सकता है कुछ डिजीजेस जो है लोगों को उधर फैल जाए, ठीक है। ऊपर से काफ़ी सारे और भी प्रॉब्लम्स रहते हैं स्लम एरिया के अंदर कि भैया सैनिटाइजेशन नहीं रहता। ऊपर से यहाँ पर देखोगे, और खास करके देखोगे तो कोरोना भी ऐसे ही जगह पे ज़्यादा फैलता है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहता। लोग छोटे छोटे कमरों में रह रहे रहते हैं, 10x10, 10x11, 10x12 का रूम रहता है, इतना ही छोटा छोटा रूम रहता है जिसके अंदर लोगों को रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि पैसे नहीं रहते लोगों के पास। लोग गाँव से माइग्रेट करके शहर में आते हैं, ठीक है। तो देखोगे तो अर्बनाइजेशन के वजह से भी इन्वायरमेंट का खतरा है, ठीक है। और बेसिकली देखोगे अगर मान लो कोई इतना एरिया पहले शहरी इलाका था, ठीक है, और मान लो इतने सारे लोग हैं जो गांव से शहर में आ रहे रहने के लिए, ठीक है। तो अब मान लो इतने ही लोगों के पास रहने के लिए जगह है, तो इतने लोग रहेंगे कहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली रहते किधर है, तो कोई भी पहाड़ी इलाका होता है या फिर जंगली इलाका होता है, तो उसे काट कर इनके लिए जगह बनाई जाती है, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो अर्बनाइजेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन भी होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, और जंगलों को काटा जाता है, साफ किया जाता है ताकि इनके लिए घर बनाया जा सके। और ज़्यादातर अगर आप देखो स्लम एरिया जो रहते हैं ऐसी ही जगहों पे रहते हैं, मतलब पहाड़ी इलाकों पे आपको दिखेगा, या फिर झोपड़ जो मतलब थोड़ा जंगल इलाका रहेगा वहाँ पर आपको ये मतलब स्लम एरिया दिखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें काट कर बनाया जाता है इनके लिए घर, ओके। तो ये बेसिकली अगर आप इन्वायरमेंट की स्टडी करते हो तो आपको समझ आएगा कि हाँ, हमें खुद के जहाँ पर हम रह रहे हैं, अब मान लो आप बिहार में हो, तो आप बिहार में ही रहकर अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हो, ठीक है, अगर आपके अंदर वो खूबी रहेगी तो बेसिकली नहीं भी ढूंढ पा रहे हो तो बेसिकली आप ये सोचोगे कि भैया अगर मान लो मैं स्लम एरिया में रहता ही हूँ तो भी मैं थोड़ा बहुत साफ सफाई करके रखूँगा बेसिकली, ठीक है। तो इतना ध्यान नहीं देना, बेसिकली आपको बस इतना समझ लेना है, ओके। तो अर्बनाइजेशन का अगर आप देखोगे तो अर्बनाइजेशन की वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है कि लोग जो रहते हैं गाँव से शहर की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि उनके लिए जगह नहीं है तो जो बेसिकली जंगल होते हैं उनको काट दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। अब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, साथ ही में वाटर पॉल्यूशन भी हो जाता है, काफ़ी सारा तालाब गंदा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचता है। तो अगर हम इसकी स्टडी करेंगे तो हमें इसके बारे में पता होगा कि अवेयरनेस होगी, हाँ भैया ऑर्गेनाइजेशन की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। उसके बाद देखो बेसिकली तीसरा जो यहाँ पर डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट दिया गया है वो है एग्रीकल्चर, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली इसका देखो कि देखो एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पर ये है कि एग्रीकल्चर की वजह से भी देखोगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इन्वायरमेंट को, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट में थोड़ी बहुत क्षति पहुँचती है, ठीक है। कैसे पहुँचती है आप सोचेगा भैया इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर की वजह से कैसे हो सकता है, थोड़ा बहुत मान सकते हैं, चलो पेस्टिसाइड वो सारी चीज़ों को होता होगा, बट एग्रीकल्चर एक हरियाली करने वाली चीज़ है, और बेसिकली देखोगे तो हरियाली करने की वजह से तो इन्वायरमेंट को और फायदा होना चाहिए, तो इससे घाटा कैसे होगा, ठीक है। तो बताता हूँ कैसे घाटा होगा। देखो एग्रीकल्चर की वजह से कैसे घाटा होता है, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट पढ़ लेते आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा पॉइंट से ही, कि देखो विद द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर द फार्मर हैव रिसोर्टेड टू फार्म मैग्नाइजेशन, दिस हैज रिजल्टेड इन सॉइल इरोजन, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैड रिड्यूस्ड द सॉइल फर्टिलिटी, ऑल्सो एक्सेसिव यूज ऑफ pesticide and herbicides is caused imbalance in the soil composition as these chemicals are not easily biodegradable। मतलब क्या, देखो पहली बात तो ये देखो कि जो फार्मर्स होते हैं अभी के टाइम पर देखो तो ज़्यादातर जो खेती करने वाले जो फार्मर्स होते हैं वो जो पहले स्टार्टिंग में नहीं रहता, मतलब गाँव में पुराने टाइम पर कि 2 बैल रहती थी आगे, और फिर फार्मर जो रहता था वो उनको खींचवाते, वो बैल जो रहते थे वो हल को खींचते थे, ठीक है, और फिर खेत जोतते थे, ठीक है। बट अब के टाइम पे देखो जो फार्मर्स है वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और होता है क्या, देखो ट्रैक्टर से प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ज़्यादा ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, देखो अगर हम ज़मीन को ज़्यादा खोद देंगे ना, मतलब एकदम पूरा खुदर कर देंगे ज़मीन को, तो होता क्या है कि अगर मान लो जैसे शाम को एकदम हवा चल रही है, तेज़ हवा चल रही है, ठीक है, तो हवा चलने की वजह से होता क्या है कि अगर मान लो हम ज़मीन को पूरा खुदर देते, एकदम अंदर तक बहुत ज़्यादा खुदर देंगे, तो हवा की वजह से वो जो मिट्टी रहती है, जो एकदम ऊपर की जो मिट्टी होती है ना ज़मीन की, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली होती है, ठीक है, और उसकी मदद से पेड़ जो रहता है काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब बोल सकते हो ग्रो हो पाता है, और ज़मीन जो रहता है इसलिए फर्टिल बन पाता है, फर्टिल बेसिकली मतलब उपजाऊ बन पाता है क्योंकि उसकी ऊपर की ज़मीन अच्छी रहती है, ठीक है। बट अगर मान लो कि अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है, हवा की वजह से क्योंकि हमने पूरी मिट्टी को तो खुदर के ऊपर कर दिया है, तो हवा की वजह से मिट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, बह जाती है, ठीक है। कभी कभार बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ जाती है, मान लो हैवी रेनफ्लो जैसे रहता है ना मुंबई में, एकदम डुबा देने वाला बारिश आ गया, मान लो अगर वैसी बारिश हो जाएगी तो पूरी जो मिट्टी आपने एकदम खुदर के रखी थी पूरी बह जाएगी और आपका जो खेत रहेगा एकदम बर्बाद
खाद हो जाएगा, ठीक है, सब मट्टी बह के निकल जाएगा। और जिसकी वजह से आपकी जो ज़मीन रहेगी वो कह सकते हो आप कि वो रहता है ना जो रेगिस्तान जैसा बंजर बन जाएगी, ठीक है बेसिकली। तो अगर हम ज़्यादा ऐसे जो मशीन्स होती है उनका इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ऐसे खेत को खुदार देते हैं ना, वो जो रहता है ट्रैक्टर की मदद से, तो ज़मीन जो रहती है वो अपनी फर्टिलिटी खो सकती है, ठीक है। अगर मान लो जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है या फिर बहुत तेज़ बारिश आ रही है, तो उसकी वजह से वो जो मट्टियाँ रहती है ऊपर की जो सॉइल होती है वो निकल जाती है, और इसको हम बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है इसको सॉइल इरोजन बोला जाता है, ठीक है। कि सॉइल की जो ऊपर की जो परत होती है वो निकल जाती है, लेयर जो होती है मट्टी जो होती है ऊपर की, ठीक है, जो लैंड ज़मीन होता है खेत की ऊपर की लेयर निकल जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो खेत होता है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि मेन जो ऊपर न्यूट्रिशन था वो निकल ही गया। अब जैसे केक है, मान लो केक के ऊपर क्रीम है, और क्रीम अगर निकल जाता है तो केक का मज़ा नहीं रहता है फिर, ठीक है, बेसिकली जो चॉकलेट ऊपर लगा रहता है तो वही रहता है बेसिकली। और अगर बहुत ज़्यादा तेज हवा मान लो बाढ़ आ गई है तब तो पूरा मट्टी निकल जाएगा, और जब बाढ़ खत्म हो जाएगी और सारी चीज़ अब सूखने लगेगी तो आपकी जो खेत रहेगा वो एकदम बंजर बन जाएगा, क्योंकि मट्टी पूरा निकल चुका है, अब सिर्फ पत्थर बचा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है, तो वैसे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एग्रीकल्चर करने के अंदर। ऊपर से देखोगे तो फार्मर्स जो रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फसल जल्दी जल्दी उग जाए, तो उसके लिए उन लोग क्या करते हैं कि काफ़ी सारे जो बेसिकली फर्टिलाइजर्स होते हैं या फिर पेस्टिसाइड जो होते हैं कीड़े मारने के लिए, या फिर फर्टिलाइजर जो होते हैं खाद जो होते हैं केमिकल वाला, वो डाल देते हैं खेत के अंदर, जिसकी वजह से फसल तो एक बार तो जल्दी उग जाती है लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो खेत होता है वो थोड़ा बहुत अपना मतलब कह सकते हो उसकी जो फर्टिलिटी होती है, जो उपजाऊ जो खेत होता है वो थोड़ा बहुत अब मतलब ख़राब होने लगता है खेत, ठीक है। बेसिकली उसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स आ जाते हैं, जिसके वजह से वो जो खेत होता है टाइम टू टाइम, मान लो अगर आप एक खेत के ऊपर बहुत समय से, मान लो 3-4 साल से आप उसके ऊपर वो केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हो, पेस्टिसाइड डाल रहे हो, तो वो जो खेत है हो सकता है वो बंजर भी हो जाए, ठीक है। और अगर आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में छोड़ो, अगर पूरी वर्ल्ड में अगर आप देखोगे कि टोटल कितने खेत है या फिर ज़मीन है जो कि पहले उपजाऊ थे वो बंजर बन चुके, तो अगर आप टोटल जितने भी लैंड है उसको कैलकुलेट करोगे ना, तो उसको टोटल मिलाकर बेसिकली जितना बड़ा ब्राज़ील है ना, अफ्रीका का जो ब्राज़ील है, आपने देखा होगा ब्राज़ील को, तो उतना बड़ा वो लैंड पड़ जाएगा ब्राज़ील जितना, ठीक है। अगर आप पूरी दुनिया के जितने भी खेत जो बंजर बन चुके हैं, ठीक है, रेगिस्तान जैसे जो पहले उपजाऊ थे अब बंजर बन गए, ठीक है, तो अगर पूरे दुनिया की जितने भी ज़मीनें हैं अगर आप इकट्ठा करोगे तो ब्राज़ील जितना बड़ा वो ज़मीन बन जाता है। तो बेसिकली देखो तो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को उसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है, सॉइल इरोजन होता है, साथ ही में पेस्टिसाइड केमिकल अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खेत को प्रॉब्लम आती है, और इसकी वजह से इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये देखोगे तो एग्रीकल्चर की वजह से भी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आती है। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखो जो खेत करने वाले जो फार्मर्स होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनके वजह से उन्हें पता नहीं होता ये सारी चीज़ें कि जो हम कर रहे हैं इसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। उनको तो लगता है भैया इसकी वजह से हमारा फसल उग रहा है जल्दी जल्दी, ये तो अच्छी बात है, ठीक है, तो उन्हें पता नहीं होता। इसलिए इन्वायरमेंट की स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि हम ये सारी गलतियाँ ना करें और इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुँचे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो चौथा है वो क्या लिखा है कि पॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि देखो हमने काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया है। पहली बात तो यहाँ पर यही बताया गया है, देखो कि जितना हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, एडवांसमेंट करते जा रहे हैं अपने अलग अलग फील्ड के अंदर मॉडर्न वर्ल्ड में, तो देखोगे तो पॉल्यूशन जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है हमारे लिए, ठीक है। हर जगह पॉल्यूशन हो चुका है। दिल्ली में तो देखो एक टाइम ऐसा आ गया था कि वहाँ पर बेसिकली ये जो एयर मतलब बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है बेसिकली AQI, ये जो था वो एकदम मतलब एक्सट्रीम में पहुँच चुका था कि भैया और ज़्यादा होगा तो आदमी जो है वहाँ पर सांस ले नहीं पाएगा, मर जाएगा अगर उधर आदमी जाएगा, मतलब इतना एक्सट्रीम होगा। तो अभी तो थोड़ा कंट्रोल करके कम कर दिया, मॉडरेट पे ला दिए, लेकिन पहले एक्सट्रीम मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था वहाँ पर दिल्ली में। अगर देखो आपने सुना भी होगा दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है, ठीक है, वो है मॉडरेट में आ गया है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है। और पॉल्यूशन खाली ये नहीं होता है, एयर पॉल्यूशन नहीं होता, और भी काफ़ी सारे प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, वही सॉइल बंजर बन जाती है, ठीक है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब तो आपने में भी पढ़ाई होगा कि जब जैसे अब ट्रैफिक हो गया, जैसे ट्रैफिक वाला एरिया दिख रहा है पूरा भोपू बजता रहता है, भो 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 भो, ठीक है, जब हर जगह मतलब चिल्लम चिल्ली चल रहा था, आवाज़ पूरा आ रहा था, हो सकता है इसके वजह से मान लो एकदम लाउड स्पीकर बजा रहा है, डीजे चला रहा है, ठीक है, और एक आदमी इधर भोपू बजा रहा है, इधर पूरा शोर मचा हुआ है, ठीक है, तो ये इसको हम नॉइज़ पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, नॉइज़ का पूरा पॉल्यूशन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसकी वजह से देखो तो जो मैन काइंड है यानी जो इंसान है उसके हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन है, आप सोचोगे नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या क्रिएट होगा प्रॉब्लम, तो अगर मान लो अब जैसे अब डीजे बजता है, ठीक है, डीजे को जहाँ पे बज रहा था, मान लो इतना बड़ा डीजे है, ठीक है, और मतलब ये अपने साइज के ऊपर मान लो, ये मैं दिखाने अब इतना बड़ा स्क्रीन ही नहीं है कि दिखाऊं, तो मान लो डीजे और ये इसका वो रहता है ना, बेस रहता है, ठीक है, यहाँ पर डीजे बज रहा है, ढू 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 यहाँ पे बज रहा है। अब यहाँ पर अगर आप कान लगा देते हो तो बताओ क्या आपका कान बचेगा? अगर मान लो आधा घंटा बैठ गए वहाँ पर तो कान गया, ठीक है, मतलब बहरे हो जाओगे आप।
तो बेसिकली इसीलिए मतलब हमें इन्वायरमेंट की स्टडी करनी चाहिए। अगर हम इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस चीज़ से नॉइस पोल्यूशन होता है और क्या चीज़ हमें नहीं करनी है। जैसे अब रात को डीजे नहीं बनाना चाहिए कस कस के, नहीं तो नॉइस पोल्यूशन होगा। तो अगर हम स्टडी करेंगे इन्वायरमेंट की तो हमें ये पता चलेगा कि भैया क्या क्या चीज़ों करने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम आ रहा है। हमें इसलिए इन्वायरमेंट की स्टडी करनी चाहिए। तो ये चौथा बेसिकली पॉल्यूशन है। उसके बाद देखो फिफ्थ और लास्ट जो बेसिकली डेवलपमेंट कॉन्टेस्ट है वो ये है कि देखो जो गवर्नमेंट होता है वो काफ़ी सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाता है, ठीक है। जैसे कि डैम बनाना, ठीक है, रिजर्वायर बनाना, कैनल्स बनाना, ठीक है। जैसे आप डैम को देख लो, ठीक है, यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो ऐसे जो डैम्स होते हैं आपने देखा होगा, ये डैम बनाती है गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो ये जो डैम होते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ होती है क्योंकि देखो ये हमारे लिए पानी सेव करके रखते हैं कि भाई अब जो गर्मी का टाइम है, क्योंकि देखो जो बारिश आता है तो ये जो डैम होता है पानी को स्टोर करके रख देता है और इसी की मदद से बिजली भी बनाई जाती है। साथ ही में जब बेसिकली अगर मान लो किसी जगह पर पानी की कमी हो रही है और गर्मी का टाइम है तो वहाँ पर इसकी मदद से पानी छोड़कर वहाँ पर पानी पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो डैम काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, बट इसके वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है डैम के वजह से, ठीक है। तो ऐसे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके वजह से भी एनवायरनमेंट को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर मान लो कि अब बारिश का टाइम है, ठीक है। ऐसे तो गर्मी के टाइम पे तो काम चल जाता है, बट अगर मान लो बारिश का टाइम है तो बारिश के टाइम पे देखो ये जो पानी है ये बहुत ज़्यादा भर जाता है, ठीक है। और अगर आगे छोड़ देंगे तो आगे का जो ज़मीन रहेगा वो पूरा बाढ़ में डूब जाएगा। और नॉर्मली ये जो डैम होते हैं वो बनते कहाँ पर है, ठीक है। देखो आसपास में कौन सा एरिया, जंगल एरिया है, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो ये एक अच्छा खासा इकोसिस्टम वाला एरिया है, इधर जानवर वारन पक्षी वक्षी सब होते होंगे, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश आती है और यहाँ पर पूरा फुल पानी भर जाता है, जिसकी वजह से अगर मान लो यहाँ पर पानी नहीं छोड़ा जाता है तो ये जो पानी है ये पूरा इधर का एरिया डुबा सकता है, जिसकी वजह से देखो यहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे जानवर होंगे वो सब मर सकते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होगी। साथ ही में देखोगे तो वहाँ की ज़मीन भी पूरा मतलब डूब जाएगी, ये सारी चीज़ों की। और अगर आगे छोड़ देते हैं पानी को तो आगे की ज़मीन फिर बर्बाद हो जाएगी, वहाँ पर बाढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो देखोगे तो ऐसे जो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं तो ये काफ़ी बार जो रहता है वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे डैम ऐसी जगह पे बने हुए हैं, जैसे उत्तराखंड में एक डैम बना हुआ है जो कि ऐसी जगह पे है जहाँ पर नॉर्मली अर्थक्वेक आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर मान लो वहाँ पर अर्थक्वेक आता है और ये डैम टूट जाता है तो पूरा बाढ़ हो जाएगा, सर जगह पानी आ जाएगा और पूरा मतलब देखोगे तो वहाँ का जो इकोसिस्टम रहेगा, इन्वायरमेंट रहेगा वो खराब हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे पेड़ पौधे सारे डूब जाएंगे, हो सकता है वहाँ पर कुछ लोग भी रहते हो, वहाँ पर गाँव होगा, विलेज होंगे, हो सकता है कुछ शहर भी हो, तो सब डूब जाएगा, ठीक है, बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे जो इन्वायरमेंटल मतलब कह सकते हो गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके वजह से भी इन्वायरमेंट को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और अगर गवर्नमेंट बेसिकली जो भी पर्सन जो है मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है तो अगर वो भी इस चीज़ की स्टडी करता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें मतलब इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए, तो वो सारी चीज़ों को अगर ध्यान रखते हुए प्रोजेक्ट्स को डन किया जाता है तब बेसिकली इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये बनाया गया है तो यहाँ पर ध्यान दिया गया होगा कि भाई हमको आसपास में से बॉर्डर बना देने ताकि मतलब कल को बाढ़ भी आए, ज़्यादा ओवरफ्लो भी हो जाए तो यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और टाइम पे यहाँ पर रिलीज़ भी करते रहना है पानी, नहीं तो मालूम पड़े एक ही दिन बाढ़ आ गया पूरा, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए हमें इन्वायरमेंट की स्टडी करनी चाहिए, वरना डेवलपमेंट करने वाले प्रोजेक्ट्स भी जो है वो भी हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको बताती है कि क्यों हमें इन्वायरमेंट की स्टडी करना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर हम इन्वायरमेंटल स्टडी नहीं करते हैं तो हम अपने इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हमको यही देखना था। मैं भी आपको सारी चीज़ें अब यहाँ पर समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई रहेगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जो कि है बेसिकली इन्वायरमेंट एज अ नेचुरल कैपिटल एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर आपको वो वाला लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू। और इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर कर दो, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं, क्योंकि देखो यूट्यूब पे और कोई पढ़ा नहीं रहा है जल्दी, मतलब फाउंडेशन कोर्स को या फिर FY को कोई उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं रहा है। और हो सकता है आपके दोस्त लोग को मेरी वीडियो ना मिलती हो, वहाँ तक ना पहुँचती हो उनके पास में, तो उनके साथ वीडियो को पहुँचाओ, उनके साथ शेयर करो। अपने स्कूल के ग्रुप, आपके जो कॉलेज के ग्रुप होगा वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो वीडियो को शेयर पक्का कर देना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाकर वहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अगर आप वहाँ पर जाना चाहो तो, ठीक है। एंड अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अब अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब 1-2 दिन बाद देख रहे हो अपलोड होने के बाद, तो यहाँ पर मे भी नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आ गई, वीडियो को जाकर देख सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।